हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्का गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 3 को। यस स्टूडेंट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। होप आप सभी ने सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा, पेपर 1 पेपर 2 भी समझा होगा, राइट, जिसकी मदद से आप अपनी एग्जाम में लेकर आ सकते हो पूरे 50 में से 50 मार्क्स। यस स्टूडेंट्स, हम IT का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी बुक पार्ट A और पार्ट B दोनों में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट्स हमने फुली कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट A दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट B दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। प्रैक्टिकल्स के साथ, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, वन शॉट रिवीजन, सब भी चीज कंप्लीटेड है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियो लेक्चर्स को YouTube प्लेलिस्ट के थ्रू। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पेपर को, जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो आइडिया आपको पता चल जाएगा, राइट। और साथ ही यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर में कितने सेक्शंस है, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस है, कहाँ चॉइस है, कहाँ चॉइस नहीं है, राइट। सो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जैसे ही पेपर मिलता है तो क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना होता है, राइट। अब इस पेपर में आपको मिलेंगे टोटल 2 आवर्स का आपका IT का पेपर होगा, ठीक है। और 2 आवर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, जिसमें आपको 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इन 50 मार्क्स को कैसे अचीव करना है, पूरे 50 मार्क्स कैसे लेकर आना है, यही ट्रिक टिप्स सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। पहले के वीडियोस में यदि आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि हाउ टू एक्सेस या हाउ टू अचीव दिस 50 मार्क्स, राइट। कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन्हें आपको पढ़ना है, ये सब चीज मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। मार्किंग स्कीम हमारी आ चुकी है, जिसमें मार्किंग स्कीम के थ्रू आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनना है, कितने मार्क्स के बनना है, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पेपर का पैटर्न, कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो आपका पेपर होगा 50 मार्क्स का, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 21 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 21 क्वेश्चंस। 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 21 क्वेश्चंस सॉल्व करके आने हैं पूरे। अब ये 21 क्वेश्चंस अरेंज्ड होंगे आपके 2 सेक्शन में, सेक्शन A और सेक्शन B में। ध्यान रखना, सेक्शन A होगा आपका MCQ बेस्ड, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और सेक्शन B होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझते हो ना, क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर दिया होगा, आंसर लिखना है आपको, ठीक है। और MCQ में क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, इनमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो सब सेक्शन A आपका 24 क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, और सेक्शन B आपका 26 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। टोटल हो गए आपके कितने? 50 मार्क्स। आ गई बात समझ में? क्या समझा रही हूं मैं कि आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A MCQ टाइप होगा, जिसमें 24 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल 24 MCQs होंगे, और सेक्शन B सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, जो 26 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ कितने क्वेश्चंस होंगे, कैसे डिवाइडेड होंगे, वो आप समझेंगे हम, राइट। सो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यस, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 21 क्वेश्चंस इन 2 sections, section A and B. Section A objective type questions, whereas section B can contain subjective type questions. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 21 क्वेश्चंस होंगे। ये कैसे अरेंज्ड होंगे वो देखो। यहाँ पर सेक्शन A में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? टोटल 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? टोटल 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5, ओके। और यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? टोटल आपको यहाँ मिलेंगे 16 क्वेश्चन। तो 16 और 5 हो गए टोटल 21। समझ में आ गई बात? यहाँ मिलेगी आपको चॉइस इन 5 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 में भी आपको चॉइस मिलेगी, 2 में भी मिलेगी, 3 में भी मिलेगी, 4 में भी मिलेगी, 5 में भी मिलेगी। 5 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। लेकिन इन क्वेश्चंस में से आपको टोटल 16 क्वेश्चन में से यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस को। और यहाँ भी कैसे क्वेश्चंस में चॉइस मिलना है वो आपको अब समझ में आएगा जब हम पेपर को पूरा समझेंगे तब। सो आउट ऑफ गिवन 5 + 16 दैट इज 21 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर फर्स्ट सेक्शन से पूरे 5 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में से 16 में से 10 क्वेश्चन, दैट इज 21 में से आपको टोटल 15 क्वेश्चन को आंसर्स करके आना है 2 घंटे में, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस मस्ट बी अटेम्प्टेड इन करेक्ट ऑर्डर। जिस ऑर्डर में जैसे दिए हुए हैं वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं, ओके। अब सेक्शन ए सेक्शन बी की थोड़ी डिटेल देख लें।
सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 24 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स अलॉटेड है हर एक क्वेश्चन के आगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 26 मार्क्स का होगा सेक्शन बी, यहाँ पे होंगे 16 क्वेश्चंस करने हैं आपको अटेम्प्ट, कोई भी 10 क्वेश्चंस, 16 में से 10, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे अरेंज्ड हैं। ओके चलो कर लेते हैं श्री गणेश सेक्शन ए के साथ आज के इस पेपर का। मेरे साथ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स को करना है। आपकी प्रिपरेशन कैसी है ये सैंपल पेपर्स से आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यदि आपने पढ़ाई कर ली है, ठीक है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली लिखकर बता सकते हो। राइट, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, आंसर लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। राइट, समझ में आ रहा है? इससे आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपको ये आइडिया लगेगा कि वाकई आपकी बोर्ड एग्जाम में कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अगेन आई एम टेलिंग, आपकी जो बुक है आईटी की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये अच्छे से पता है हमें? ओके सो अब यदि आपको ये चीज पता है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से सिर्फ 3 यूनिट आ रही हैं। कौन कौन सी 3 यूनिट आ रही है भाई? कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल्स को छोड़ दिया, ये यूनिट्स नहीं आ रही है। बची आपकी जो 3 यूनिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ये 3 यूनिट पूछी जा रही हैं। इन 3 यूनिट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। और पार्ट बी में आपकी 5 यूनिट आएगी जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ये 5 यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। राइट, तो अब यहाँ पे जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन होगा, उस पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपके बेस्ड होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दैट इज ऑफ योर बुक पार्ट ए। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन ए का मिलेगा। सिमिलरली सेक्शन बी में भी जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ही मिलेगा। इसका कम वेटेज है, इसका ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे देखो ये कम वेटेज के अकॉर्डिंग होगा, कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सो पहले क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 6 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन 6 में से कोई 4 अटेम्प्ट करना है, चॉइस है आपके पास। तो जिन 4 में आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये 4 के क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल वही अटेम्प्ट करके आना। 2 क्वेश्चन आप यहाँ छोड़ सकते हो, पूरे 6 अटेम्प्ट मत करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू स्ट्रेस। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट से लिया गया है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में 2 चैप्टर पढ़े थे ना हमने, उससे लिया गया है कि हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी चले जाते हो, आपको चिड़चिड़ गुस्सा होने लगता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो। राइट, तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फाइनेंशियल, कौन सा स्ट्रेस कहते हो आप इसे हम कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। राइट, समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ये लिया हुआ है आपके एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर से, ठीक है, जहां पे हमने एंटरप्रेन्योरशिप में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, है ना, वो पढ़ा था। तो ये उसी पर बेस्ड है कि एक इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट में जब आप वर्क करते हो, ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। इसका क्या मतलब हुआ? यू बिकम अ बॉस, यू बिकम इंडिपेंडेंट, यू बिकम द अथॉरिटी या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इंडिपेंडेंटली जब आप काम करते हो तो आप खुद के बॉस होते हो, आप इंडिपेंडेंट होते हो, किसी पर डिपेंड नहीं करते हो, जो आपने सोचा है आप वही काम करते हो, ठीक है, और आपके पास ही सारी अथॉरिटीज होती हैं, आप खुद के काम के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। राइट, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है। क्लियर? सो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स मिनिमाइजेस ऑल द रनिंग प्रोग्राम विंडोज एंड रिवील्स द डेस्कटॉप। ये आईसीटी स्किल्स वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन मिनिमाइजेस ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स। जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स यदि आपने ओपन किए हुए हैं, आपने वर्ड ओपन किया है, आपने एक्सेल ओपन कर रखा है, आपने कोई विंडो मीडिया प्लेयर ओपन किया हुआ है, आपने पेन ब्रश ओपन किया हुआ है, कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, प्रिंटिंग के लिए प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स भी ओपन है, आपने जब इतने सारे स्क्रीन को ओपन किया हुआ है, इतने सारे प्रोग्राम्स आपके ओपन है, तो यहाँ पे यदि आपको डेस्कटॉप को देखना है,
ओके तो आप क्या करोगे, स्टार्ट, क्लोज, मिनिमाइज या शो डेस्कटॉप, किस बटन का यूज करोगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सी ऑप्शन, दैट इज मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज बटन होता है ना, आपने सभी ने देखा होगा, इस पे जब क्लिक करते हो तो सारे आपके जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, आप डेस्कटॉप को देख सकते हो, राइट। इसके अलावा शो डेस्कटॉप बटन भी होता है जिसका यूज कर सकते हो आप डेस्कटॉप को देखने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मिनिमाइज आपसे पूछा है इसलिए हम मिनिमाइज बटन का यूज करेंगे, राइट। समझ में आ गया अच्छे से? नाउ नेक्स्ट, why should you be cautious when using any type of cleaning solvents? जब आप क्लीनिक सॉल्वेंट का यूज करते हो तो आपको क्यों ध्यान रखना होता है? ठीक है, ये भी आईसीटी स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। यू डोंट यूज क्लीनिंग सॉल्वेंट्स बिकॉज इट इज डेंजरस। क्लीनिंग सॉल्वेंट्स आर नॉट टू बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स एज दे आर टॉक्सिक। You don't use cleaning solvents, you only use water. Try to always use water or a highly diluted solvent if cleaning solvents cause you physical irritations such as watery eyes. So यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, कि try to always use water or highly diluted solvent if cleaning solvents cause you physical irritation such as watery eyes. कुछ क्लिनिक सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सही नहीं होते हैं, जैसे उसमें से कुछ ऐसे झाड़ टाइप निकलती है जो आपकी आइज को अफेक्ट कर जाती है, राइट। तो कभी भी किसी चीज को क्लीन करना है तो आप यहाँ पे डाइल्यूटेड सॉल्वेंट का यूज कर लो या वाटर का यूज कर लो, राइट। स्पेसिफिकली जब आप अपने कंप्यूटर्स वगैरह को या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्लीन करते हो तब। नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर डू दी थिंग्स एज, एक एंटरप्रेन्योर कोई काम करता है यहाँ पर, ठीक है, तो एज किस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। एज एन एग्जाम्पल यदि बात करें हम तो अदर्स एज डूइंग, जैसे बाकी सब काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो भी काम करता है, या एक लेजी पर्सन के थ्रू, अ लेजी पर्सन, या डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या बाकी सबसे डिफरेंट होता है एंटरप्रेन्योर, या ऑल ऑफ दिस। सो ऑब्वियस यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अदर पर्संस के जो काम करने का तरीका होता है उससे डिफरेंट वे में काम करता है, राइट। तभी तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाता है, क्योंकि उसके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जो सभी से डिफरेंट होते हैं, राइट। किस तरीके से उसे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है, क्या इनोवेटिव आइडियाज यूज करना है जिससे कस्टमर्स को हेल्प हो सके, सोसाइटी को हेल्प हो सके, और कहीं ना कहीं वो भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, अभी छठा क्वेश्चन है। 6 में से कोई भी आपको कितने क्वेश्चंस करने थे, हमने देखा था स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चंस करने थे। बहुत ध्यान से जो आपको इजी लगते हैं इन 6 में से वही 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में भी। क्लियर? डैश आर पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। यहाँ पे आपको बताना है उस पर्सन का नाम, जो कि या हम बोल सकते हैं उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डैश आर पीपल। वो पीपल कौन से होते हैं, हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी पर्सन के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उस काम के लिए उनको मिलता है पेमेंट, है ना, जिसके लिए उन्हें पे किया जाता है। वो पर्सन आपके क्या कहलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज एम्प्लॉयड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो वो पर्सन होते हैं आपके वेज एम्प्लॉयड, है ना, काम के बदले आप उन्हें पेमेंट करते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो क्या हो गए, वो वेज एम्प्लॉयड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने देखा, जिसमें 6 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, वो था पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड, जिसमें 3 यूनिट आपसे आ रही है, एग्जाम में पूछी जा रही है। कोई डाउट नहीं है इसमें, याद हो गया अच्छे से, समझ में आ गया पैटर्न कि क्वेश्चन नंबर 1 पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 4 एमसीक्यूज आपको सही सही टिक करके आने हैं एग्जाम में, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अगेन आपको 6 एमसीक्यूज मिलेंगे जिनमें से आपको 5 सॉल्व करना है। बट रिमेंबर द थिंग कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, अब जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे के, वो बेस्ड हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पे। क्या बताया मैंने, ध्यान से समझ लो। सेक्शन ए की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें से कोई भी 6 में से 4 क्वेश्चन करना था, ये बेस्ड है आपका किस पर, ये एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या करना है, 5 में से कोई भी 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 6 में से 5 करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं। ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। हर एक में आपको चॉइस मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में। अब जो काम की चीज है वो ये है कि आपका जो सेक्शन जो पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करना है, ये एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है, ठीक है, पार्ट ए पर आपकी बुक के। लेकिन बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, 5, ये आपके पार्ट बी पर,
सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड है। किस पर? सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड होंगे। देखो 4 5 5 5 5 की हो गई 20 और 4 तो टोटल 24 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ मिल जाएंगे। ये सेक्शन ए का स्ट्रक्चर है ना, आपके पेपर का पैटर्न है सेक्शन ए का। कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से 4 करना है, बाकी 2 3 4 5 5 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर होंगे। सो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दिया है आपको, स्टाइल्स हेल्प टू रिमूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में यदि आपको कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करना है तो हम स्टाइल्स का यूज कर लेते हैं। स्टाइल्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स आपको मिल जाती है एमएस वर्ड में या ओपन ऑफिस राइटर में, जिसकी भी बात करो आप, उन स्टाइल्स में एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, सारी चीज बनी बनाई मिल जाती है आपको, बस आपको यूज कर लेना है डायरेक्टली। डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स, ग्राफिक एंड text frames including wrapping type, borders, backgrounds and colors। सो ये किस टाइप की स्टाइल्स हैं जिसमें आप ग्राफिक और टेक्स्ट फ्रेम्स को फॉर्मेटेड यूज कर सकते हो, जिसमें रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड सब चीजें आपको मिल जाती है। नंबरिंग टाइप की स्टाइल होती है, कैरेक्टर होती है, ग्राफिक्स होती है, फ्रेम होती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका वो फ्रेम। फ्रेम स्टाइल्स का यूज करके आप देख सकते हो इस तरीके से कि आपको ये सारी फॉर्मेटिंग उसमें मिल जाती है, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, कॉलम्स, रैपिंग टाइप, सारी चीजें ओके किसमें? फ्रेम स्टाइल्स में। इसके अलावा कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, लाइन स्टाइल, डिफरेंट टाइप की लिस्ट स्टाइल है ना, डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती हैं। नेक्स्ट, in a document, dash is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every time। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन अ डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल, है ना, कौन सा ऑप्शन है जो स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज होता है टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। मतलब एक ही स्टाइल को यदि आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, एक से ज्यादा जगह पर अप्लाई करना है, तो बार बार आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डबल क्लिक करते से सभी पे अप्लाई कर सकते हो। वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हो? फिल फॉर्मेट मोड, पेंटर मोड, फॉर्मेटिंग विंडो, टेक्स्ट रैपिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड की मदद से आप ये काम कर सकते हो, आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो डबल क्लिक से ही, आपको बार बार स्टाइल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, तनु एक्सप्लेन्ड टू हिज क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है। तनु अपनी क्लास को एक्सप्लेन करती है दैट हाउ टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तनु एक्सप्लेन करती है अपनी क्लास में दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर द पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ। ठीक है, कौन सी पोजीशन को छोड़कर कि जिस पैराग्राफ में आपको इंसर्शन पॉइंट क्या होगा, है ना, पेज और फ्रेम क्या होगी, देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल, और फिर जो भी स्टाइल है उस पर डबल क्लिक करती है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द दिस लिस्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका कि वो कौन से स्टाइल का यूज कर रही है, विंडो स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल या सेल स्टाइल, किस पर वो डबल क्लिक करती है जिससे ये अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज कैरेक्टर स्टाइल। राइट, समझ में आ गया? नेक्स्ट, मतलब वो कैरेक्टर्स पर फॉर्मेटिंग करना चाह रही है, कैरेक्टर्स पर स्टाइल को अप्लाई करने वाली है। फिफ्थ, two other toolbars can be opened from picture toolbar are। पिक्चर टूलबार के पिक्चर टूलबार को यदि आपको देखना है तो उसके अलावा भी दो टूलबार्स होती हैं। ठीक है, डैश एंड डैश, उनके नाम आपको बताना है। टू अदर टूलबार्स कैन बी ओपन्ड, दो अदर टूलबार्स को आप ओपन कर सकते हो पिक्चर टूलबार से, पिक्चर टूलबार की मदद से। कौन सी वो दो टूलबार होगी? एडिट पिक्चर, कलर पिक्चर, फॉर्मेट या ड्राइंग, ग्राफिक फिल्टर टूलबार या कलर टूलबार, फ्लोटिंग टूलबार या कलर टूलबार। तो पिक्चर टूलबार से रिलेटेड क्या होगी आपकी? ग्राफिक फिल्टर टूलबार और कलर टूलबार, इन्हें आप ओपन कर सकते हो। राइट, जिसमें आप डिफरेंट कलर वगैरह की सेटिंग कर सकते हो, ग्राफिक को फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर होते हैं डिफरेंट उसमें। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ, इन राइटर डैश रिफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। राइटर की बात हो रही है, मतलब हम एमएस वर्ड की भी बात कर सकते हैं। डैश रिफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और अ फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट्स इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर। एंकरिंग, फ्रेमिंग, टेक्स्ट रैपिंग, अरेंजमेंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका एंकरिंग। बात हो रही है यार रेफरेंस करने की, लिंक क्रिएट करने की, चाहे वो लिंक आप पेज, फ्रेम, ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ, इवन अ कैरेक्टर कहीं से भी रेफरेंस कर सकते हो। सो यहाँ पे जिस ऑप्शन का अपन यूज करते हैं वो क्या होता है? राइटर का एंकरिंग। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, लास्ट। इन 6 में से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिन 5 पे आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, पूरे श्योर हो, वही अटेम्प्ट करके आना। ठीक है,
Any settings that can be added or to modified in a document can be saved in a template. कोई भी सेटिंग जिसको आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, आप उसको टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हो, ठीक है. विच ऑफ दिस सेटिंग्स बिलो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन राइटर्स डॉक्यूमेंट एंड सेव्ड एज अ टेम्पलेट फॉर लेटर यूज. स्टाइल्स फॉर लेटर यूज, फॉर्मेट एंड सेटिंग फॉर टेबल्स, प्रिंटर सेटिंग्स और फॉर्मूला सेटिंग्स. सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, डी, दैट इज फॉर्मूला सेटिंग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए अब हम. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन यू हैव टू गिवन 6 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं. अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे एक्सेल पर बेस्ड होंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स पर. या तो हम बात कर लें एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क, राइट, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फीचर्स पढ़े थे. एक्सेल के एडवांस फीचर्स, सॉल्वर है ना, और साथ ही आपने सब टोटल्स, डेटा कंसोलिडेशन, गोल सिक, राइट, डिफरेंट व्हाट इफ एनालिसिस वगैरह सब पढ़ा था हमने. इन पर बेस्ड क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पर बेस्ड था. सॉल्व ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर एलाबोरेट, सॉल्वर है ये, राइट, क्या है, सॉल्वर. सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू में जो सॉल्वर ऑप्शन होता है ना, वो दैट मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ डैश, वो किसका एलाबोरेट फॉर्म है. द डिफरेंस इज दैट सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल unknown variables, goal seek unknown variables equation या सब टोटल गोल seek. सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज वेरिएबल्स इक्वेशन. सॉल्वर ऑप्शन टूल्स मेन्यू में आपको मिलता है जो कि वेरिएबल्स का मोर एलाबोरेट फॉर्म होता है. द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल इक्वेशंस, राइट. यहाँ पे आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो. क्लियर. सो समझ में आ गया. यहाँ डिफरेंट वेरिएबल्स भी होते हैं जिन पर आप फंक्शन अप्लाई करते हो. इसको हमने प्रैक्टिकल भी देखा है. नेक्स्ट, Usually you run a formula to calculate a result based upon existing values. Generally हम फॉर्मूला को रन करते हैं, जो existing values होती है उन पे कुछ कैलकुलेशन करवाने के लिए. फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं एक्सेल में, है ना. By contrast using you can discover what values will you produce the result that you want. ऑप्शन ए सब टोटल, ऑप्शन बी शॉर्ट लिस्ट, ऑप्शन सी सिनारियोस, ऑप्शन डी गोल सिक. इन सभी के मतलब आप सभी को अच्छे से क्लियर है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, गोल सिक. By contrast, using you can discover what values will you produce the result that you want. आप अपने अकॉर्डिंग यदि कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो हम यहाँ पे गोल सिक ऑप्शन का यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो स्टूडेंट्स मैंने बनाया हुआ है. गोल सिक, सिनारियो, सॉल्वर, सब टोटल, डेटा कंसोलिडेशन, प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से समझाया है. देखो वीडियोस को, आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे से क्लियर होंगे, राइट. नेक्स्ट, रामा एंड 2 of her friends are doing survey of gender wise employment rates of their locality as a school project using spreadsheet. यहाँ पर बात हो रही है एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की. रामा और उसके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो एक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट्स का, है ना. जेंडर वाइज क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है उनकी लोकेलिटी में, ठीक है, उनका स्कूल प्रोजेक्ट है ये. तो एक्सेल में उन्हें इसके अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करना है, मैनेज करना है. दे ऑल वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम. वो साइमल्टेनियसली उस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, डेटा को एंटर कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर अपना सर्वे का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और स्प्रेडशीट में एंटर करते जा रहे हैं. What option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? अपने वर्क को स्पीड अप करने के लिए वो सेम शीट को जो एक्सेल शीट है उसे एक्सेस करते हैं. सो उसके लिए कौन सा ऑप्शन उन्हें यूज करना चाहिए, कंसोलिडेट वर्कशीट, शेयर्ड वर्कशीट, लिंक वर्कशीट या लॉक वर्कशीट. ऑब्वियस यहाँ पे उन्हें यूज करना चाहिए शेयर्ड वर्कशीट ऑप्शन को. कैसे वर्कशीट शेयर की जाती है, मल्टीपल जो भी यूजर्स हैं उनके बीच में, वो भी हमने सीखा था. सो शेयर्ड वर्कशीट का यूज करेंगे यहाँ पर हम. ओके, नेक्स्ट, 4th, dash means combining data in a spreadsheet from different worksheets into master worksheet. Dash means combining data in a spreadsheet. आप spreadsheet में डेटा को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट. मास्टर वर्कशीट में डिफरेंट वर्कशीट का यूज करके आप डेटा को कंबाइन कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो एक ही शीट में. इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक, कंसोलिडेटिंग, लिंकिंग या फिल्टर. ऑब्वियस इसे हमने क्या देखा था, कंसोलिडेटिंग. डेटा कंसोलिडेशन वाले ऑप्शन में हमने सीखा था कि अलग अलग स्प्रेडशीट से आप डेटा को कलेक्ट करके कैसे एक शीट में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, समराइज्ड वे में आप कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, वो डेटा कंसोलिडेशन में हमने समझा था. क्लियर. नाउ 5th, and dash link will stop working only if the target is moved, while a dash link will stop working only if the start and target locations change relative to each other. क्वेश्चन ध्यान से समझना है, यहाँ पे बात हो रही है लिंक्स की. तो 2 टाइप की लिंकिंग हमने एक्सेल में समझी थी. तो डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, while
A dash link will stop working only if the start and target locations change relative to each other. एब्सोल्यूट फिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है, एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग या परमानेंट एब्सोल्यूट। ऑब्वियस हमने यहाँ पे दो टाइप की रेफरेंसिंग पढ़ी थी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो एब्सोल्यूट लिंक वो लिंक होती है जहां पे दे विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, और रिलेटिव जो होती है जहां पे आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। ओके, बात समझ में आ रही है? नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ। इनमें से अगेन आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें डाउट होगा वो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। By default sheet tabs are present on the dash of the spreadsheet. स्प्रेडशीट के किस जगह पर आपको शीट टैब्स मिलते हैं? जहां आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखती है, जिस पे क्लिक करते हो आप डेटा एंटर कर सकते हो। टॉप पर, स्प्रेडशीट के बॉटम पर, सेंटर पर या राइट पर? ऑब्वियस बॉटम पर ना, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको स्प्रेडशीट के यहाँ बॉटम पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 तीन ऑप्शंस दिखते हैं ना, जहां से आप शीट को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आ गए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो सेक्शन ए का फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड होगा आपका किस पर? डेटाबेस पर। डेटाबेस वाली जो यूनिट है उसके आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट? चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। टेबल में एक सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टेबल में एक सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो? टपल्स का। उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियस उसे हम क्या बोलते हैं? टपल्स। एक सिंगल डेटा आइटम मतलब कि एक टेबल है आपकी, ठीक है? इस टेबल में आपने कुछ एंट्रीज किया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके, तो एक सिंगल रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट किया जाता है रो, रिकॉर्ड, टपल, किसी भी नाम से, राइट? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, डेटाबेस सर्वर्स आर रिफर्ड टू एज। डेटाबेस जो सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो फ्रंट एंड्स होते हैं, बैक एंड्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं या मॉडल होते हैं? तो जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं वो एक्चुअली बैक एंड पर वर्क करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो बैक एंड से ही एक्सेस करते हैं। सो डेटाबेस सर्वर्स आर बैक एंड्स। और जो मेन जो आपके ग्राफिक व्यू जो प्रोवाइड करते हैं आपको, फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, वो फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। इसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए। थर्ड दिया हुआ है, a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical and horizontal। मतलब यहाँ पे बात हो रही है आपकी डेटाबेस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें टेबल्स का कलेक्शन होता है डेटाबेस। तो टेबल में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। टेबल में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक मॉडल में, वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश, क्या बोलते हैं उसे हम? तो ये हमें पता है अच्छे से कि टेबल में जो डेटा अरेंज होता है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है। किस में अरेंज होता है? रो एंड कॉलम में। रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और कॉलम होते हैं आपके वर्टिकल। इसी तरीके से टेबल में डेटा अरेंज होता है। तो वर्टिकल क्या हो जाएंगी आपकी? वर्टिकल आपके हो जाएंगे कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएंगी? रोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रो टेबल, कॉलम रोज, रोज कॉलम्स, फॉर्म्स रिपोर्ट्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, दैट इज कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स है आपके वर्टिकल और रो हॉरिजॉन्टल होती है आपकी रोज। ओके, समझ में आ गया? सो टेबल में रो कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। फोर्थ, विच लैंग्वेज हेल्प टू एक्सट्रैक्ट और फैच डेटा फ्रॉम टेबल। टेबल से यदि डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, फेच करना है, तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? तो ये अच्छे से आपको क्लियर है कि डेटाबेस टेबल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, टेबल्स में से डेटा को फेच करने के लिए हम यूज करते हैं क्वेरी लैंग्वेज की। और कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? MySQL, पाइथन, ओपन ऑफिस बेस, HTML। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? MySQL। MySQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है, जिसमें आप टेबल के फॉर्मेट में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, अपडेशंस कर सकते हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है, राइट? नेक्स्ट, फिफ्थ, वी कैन क्रिएट क्वेरी इन ओपन ऑफिस बेस इन। आप ओपन ऑफिस बेस में या MS एक्सेस में क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेरी को क्रिएट करने के लिए आप डिजाइन व्यू का यूज करते हो, विजार्ड का यूज करते हो, दोनों, बोथ A and B या नन ऑफ दिस। सो ये हमने अच्छे से देखा है, यदि आपने MS एक्सेस के प्रैक्टिकल देखे होंगे। टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, क्वेरी को क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट्स को, फॉर्म्स को, हर चीज को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, विजार्ड का यूज करके और डिजाइन व्यू का यूज करके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका C, दैट इज बोथ A and B। दोनों का आप यूज कर सकते हो, विजार्ड का भी, डिजाइन व्यू का भी, क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। सिक्स्थ, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अब हम। फोर्थ क्वेश्चन के 6 में से कोई भी 5 ही करने हैं। डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। टेबल से डेटा को रिट्राइव करना है तो उसके लिए हम कौन सा SQL स्टेटमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी अपडेट, ऑप्शन डी सिलेक्ट।
सो डेटा को एक्सेस करना है टेबल में से, तो हम यूज करते हैं डी, दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पढ़ा था ना। सो सिलेक्ट कमांड से आप किसी भी तरीके के डेटा को रिट्राइव कर सकते हो टेबल में से। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, अगेन ये बेस्ड है आपका पार्ट बी पर, जिसमें लास्ट यूनिट वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे 6, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IM। IM का क्या फुल फॉर्म है? IM का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेज, इंटरनल मैसेजिंग, नन ऑफ दिस ऑब्वियस। सो IM का फुल फॉर्म होगा आपका A, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल ये सभी आपको इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो यहाँ पर IM का क्या फुल फॉर्म है? इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज होती है वो HTML होती है। इसका क्या फुल फॉर्म है? हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमने वेब टर्मिनोलॉजीज में देखा था कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज होती है ना, वो होती है आपकी HTML लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा D, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कुछ टैग्स वगैरह के फॉर्मेट में आप कोड करते हो, नोटपैड में लिखते हो और ब्राउजर पे रन करते हो। थर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। भाई इंटरनेट का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट नेटवर्क्स, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेटवर्क, इंट्रा नेटवर्क। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट, which of the following is the correct full form of WYSIWYG। इसका क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए, what you saw is what you get, what you see is what you get, what you saw is what you got, none of the above। so यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज what you see is what you get। ये हमने पढ़ा था जब हमने IM सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सो इसमें हमने टोटल 10 चैप्टर पढ़े इस यूनिट में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following contains commands that are used to write, edit, format, save and publish blogs। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा है आपसे कौन सी कमांड है जो कंटेन करती है जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स को पब्लिश कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो ब्लॉग को। मेन्यू बार, ब्लॉग एरिया, टाइटल बॉक्स, कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप ब्लॉग को एडिट, पब्लिश, राइट, फॉर्मेट कर सकते हो। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन, 6 में से कोई 5 करने थे। Which of the following is the correct full form of EFT? EFT का क्या करेक्ट फुल फॉर्म होगा? इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफॉर्मेशन, या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर EFT का फुल फॉर्म होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, दैट इज बी। ओके, बी मतलब यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका? यहाँ पर आप पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू फंड्स को, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। सो EFT उसी को ही कहते हैं बेसिकली। नाउ अब हम आ गए सेक्शन बी पर, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो सेक्शन ए आपको होप अच्छे से क्लियर हो गया। देखो सेक्शन ए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आपको भर के चॉइस दी हुई है। चॉइस के अलावा आपको ये पता है कि ये जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यदि आपको करेक्ट आंसर पता है तो कहीं ना कहीं आप सीधे 1 मार्क पूरा लेकर चले जाओगे। पूरे 24 मार्क्स आप लेकर आ सकते हो यदि आप करेक्ट आंसर करके आते हो एग्जाम में, तो है ना। सो वही चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने सब चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कर दी हैं। सैम्पल पेपर्स हम फाइनली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी एग्जाम के लिए आखिरी बार होगा, ताकि आप अपनी एग्जाम में अगेन 50 में से पूरे 50 मार्क्स लेकर आ सकते हो, राइट। अब आंसर 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जैसे सेक्शन ए में हमने पहला क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर देखा था, बिल्कुल वैसे ही सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस जो मिलेंगे 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10, इन 5 क्वेश्चन में से कोई से भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं जो आपके बेस्ड होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी बुक के पार्ट ए पर। और 10 के बाद से क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 21 जो मिलेंगे वो बेस्ड होंगे आपके पार्ट बी पर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो पहले जो 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मिल रहे हैं, जो कि होंगे आपके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना है और 5 में से कोई 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ये भी आपके पास इंटरनल चॉइस है डियर स्टूडेंट्स। सो जो क्वेश्चन आपको 5 में से 3 अच्छे से बन जाएंगे वो आप लिख कर आ जाना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट टू हैंडल स्ट्रेस।
स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए भाई आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, आप खुद से कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस वाली कंडीशन को फेस कर सकते हो, राइट। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो क्यों ज़रूरी है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू हैंडल स्ट्रेस इज बाय बिकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट। व्हेन वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ एंड वन मोर पॉजिटिव, वी कैन चेंज द वे वी डील विद स्ट्रेस। यदि आप पॉजिटिव हो, आपको पता है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको पता है कि मैं ये काम करूँगा भाई तो मैं इसमें ज़रूर सक्सेस पाऊंगा, आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, आप खुद से मोटिवेटेड हो, आप खुद से कॉन्फिडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकते हो। व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट वी कैन आस्क फॉर व्हाट वी वांट और नीड और डिस्कस इफ समथिंग इज ट्रबलिंग और बॉदरिंग अस, है ना। Once we identify what we need to communicate, we can stand up for ourselves and be positive in changing the stressful situation. Being confident help in becoming more relaxed and make us able to handle stressful experience effectively. यदि आप confident होते हो, motivated होते हो, self controlled होते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने stress को easily और एक बहुत अच्छे मैनर में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यदि आप कॉन्फिडेंट होते हो। आपको पता होता है कि यदि ये प्रॉब्लम मुझे आएगी तो इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे फेस करना है ना, किन सोर्सेज का यूज़ करना है, किस तरीके से मुझे स्ट्रेस से बाहर निकलना है। यदि ये चीज़ आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, राइट। 7th, व्हाट डज इट मीन टू बी इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? ये पहला जो क्वेश्चन अभी हमने देखा वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड था, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाली यूनिट से रिलेटेड था। ये जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़ा था हमने, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, उस यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है। बीइंग इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ करेक्टिंग। आप इंडिपेंडेंट हो मतलब आपको खुद से सारी चीज़ें पता हैं, आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो, आप अवेयर हो हर चीज़ को लेकर, आपकी जो भी गलतियां होती है आप उसे करेक्ट कर सकते हो, राइट। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो लर्निंग टू वर्क एट अ पेस दैट वी कैन कैरी ऑन, knowing what we need to do, okay, completing the task quickly, right। so ये कुछ पॉइंट्स हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के, ये सभी एंटरप्रेन्योर्स में होते हैं, ओके, इक्वालिटी है उसकी। नाउ 8th क्वेश्चन, डिफाइन मैक OS X। ये क्वेश्चन लिया गया है आपका ICT स्किल्स से। ICT स्किल्स वाला यूनिट है ना जो आ रहा है, 3 यूनिट आ रहे हैं भाई आपको, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ICT स्किल्स। ये 3 यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो ये ICT स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है 8th। मैक OS, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैक OS X ये क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। सो ये जो है एप्पल के मैक कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। OS X, the Mac version of the Microsoft Office suite cannot be installed on the Windows computer, right। यदि विंडोज़ की बात कर लें हम, जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर, यदि उसमें आप मैक OS को इंस्टॉल करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। एप्पल्स के कंप्यूटर के लिए ही स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। वी कैन इंस्टॉल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मेक कंप्यूटर्स बट द OS X ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर्स मेड बाय एप्पल, राइट। समझ में आ गई बात कि एप्पल के कंप्यूटर्स पे आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर विंडोज़ में आप मैक OS को यदि यूज़ करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल्स जो होते हैं वो लाइटर पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं। आईपैड्स, आईफोन्स आपने देखे ही हैं, यूज़ अ लाइटर वर्जन iOS और द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैक OS की जगह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी आ सकता है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे हमने इस चैप्टर में। 9th, एक्सप्लेन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज को आपको बताना है। सो द फॉलोइंग आर सम क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, फर्स्ट वो डिसिप्लिन होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। सो डिसिप्लिन में कुछ फर्दर पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। प्रॉस्पेरस एंटरप्रेन्योर्स विल ऑलवेज फोकस ऑन देयर एनर्जी और मेकिंग द बिजनेस वर्क। दे विल पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू एलिमिनेट ऑल ऑब्स्टिकल्स विच हिंडर द पाथ ऑफ सक्सेस। ठीक है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स यदि आते हैं तो वो उन्हें एलिमिनेट करते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को हटाकर, उन प्रॉब्लम्स को हटाकर आगे कैसे बढ़ना है वो ये चीज़ को जानते हैं। हर टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। वो अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को समझते हैं और ये जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। दे डू नॉट हैव डाउट्स अबाउट देयर सक्सेस। अपनी सक्सेस से रिगार्डिंग उनको कोई डाउट नहीं होता है ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं। कॉन्फिडेंट पर्सन वही होता है जिसको हर चीज़ पर विश्वास होता है, विश्वास के बल पर ही कॉन्फिडेंस टिका है। इनिशिएशन, एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनिशिएटर। जब आप किसी काम को करने के लिए इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनोगे? किसी भी काम को करने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना होता है। यदि 10 लोग बैठे हैं, किसी एक ने यदि किसी काम को करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, मतलब कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? तो इनिशिएटर क्या हुआ, इनिशिएटिव क्या हुआ? जब आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हो, है ना, एक फर्स्ट स्टेप लेते हो, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटर।
they know if something has to be done, it has to be. They make the plan and schedule and ensure that it is followed well in order to complete the task or projects. उन्हें पता होता है किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किन टास्क को परफॉर्म करना है, क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, तभी तो वो इनिशिएटिव लेते हैं. Competitive. Entrepreneurs become entrepreneurs because they know that they can handle the job or task better than others. वो ये चीज जानते हैं कि वो यदि इस इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो बाकी जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव गिवन बर्थ टू द नंबर ऑफ कंपनीज दैट वी सी टुडे. आजकल जो आप टाटा बिरला वगैरह देखते हो कंपनीज जो हैं आपकी, इनके जो ओनर्स हैं वो क्या है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ही तो हैं, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अब ये जो हमने देखा एंटरप्रेन्योर पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो कुछ 5 क्वेश्चन है ना, उनका लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला. व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल. सो सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स आर एज फॉलो. फर्स्ट, स्टार्टअप्स इन रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑब्वियस. फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेंचर्स भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट वेंचर्स में भी जा सकते हैं, राइट. तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप या मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है. कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है और डिफरेंट फील्ड्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए. कुछ फील्ड्स हमने यहाँ पे लिखी भी हैं, राइट. नाउ अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर. तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे अब मिलेंगे पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड. याद रखना है चीज, ठीक है. पार्ट बी पर बेस्ड मिलेंगे जिसमें हमने 5 यूनिट पढ़ी है. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. इन 5 यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस अब आपको 11 से 21 में मिलने हैं, जिसमें 11 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चंस है 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इनमें आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे और अटेम्प्ट करना है कोई भी 4 क्वेश्चंस. सो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 20 to 30 वर्ड लिमिट्स में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 11 to 16, जिनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहो वही सॉल्व करके आना. 11th, अनिका हैज टाइप्ड एन एसे इन राइटर. ओके, अनिका ने एक टाइप किया है ऐसे राइटर पर, मतलब एमएस वर्ड की भी बात कर लो या ओपन ऑफिस राइटर की बात हो रही है. हाउ विल शी आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स इन हिज डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स को यदि उसको चेक करना है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी. हाउ विल शी करेक्ट दैट सेम, और वो यदि करेक्ट करना चाहती है तो कैसे करेगी करेक्ट. अब एमएस वर्ड का ओपन ऑफिस राइटर का एक बहुत अच्छा फीचर है, इंपॉर्टेंट और एक एडवांस फीचर, जिसे हम बोलते हैं स्पेल एंड ग्रामर चेक. क्या बोलते हैं, स्पेल एंड ग्रामर चेक. जैसे फाइंड रिप्लेस होता है ना, ये भी देखा था हमने, बिल्कुल वैसे ही. स्पेल एंड ग्रामर चेक की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को सही कर सकते हो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में या राइटर में, ठीक है. सो ओपन ऑफिस राइटर हैज बिल्ट इन डिक्शनरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द स्पेलिंग ग्रामर फॉर द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो अनिका वी कैन यूज टू चेक ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स इन हिज डॉक्यूमेंट. इफ अ वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड यू कैन सी अ सिंगल रेड वेवी लाइन अंडर इट. मतलब सपोज आपने लिखना है कोई स्पेलिंग, है ना, सपोज आपने लिखा मैग्नेट, तो मैग्नेट की स्पेलिंग में आपने कुछ गलत लिख दिया, सपोज ये टी एक्स्ट्रा लगा दिया, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक रेड लाइन इसके नीचे दिखती है आपको. रेड लाइन दिख रही है, इट मींस कि आपने ये वर्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस भी मिल जाते हैं. उन सजेशंस में आपको करेक्ट स्पेलिंग मिलती है, तो करेक्ट स्पेलिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट. ऐसे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहती है तो ग्रीन लाइन आ जाती है ना. सो जब आप लिखते हो, टाइप करते हो, तो ये मिस्टेक्स आप सही कर सकते हो स्पेल एंड ग्रामर चेक ऑप्शन के थ्रू, ठीक है. A simple way to check the spellings of any word is as, चेक करना है तो स्टेप क्या होगा इसकी, राइट क्लिक ऑन द वर्ड, वर्ड पे आप राइट क्लिक करो विद द रेड वेवी लाइन, अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर फ्रॉम द वेरियस सजेशंस, क्लिक द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द सजेशंस लिस्ट, द इनकरेक्ट वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द डॉक्यूमेंट. जो मैंने अभी बताया आपको वही स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है. 2 मार्क का क्वेश्चन है, आसानी से आप लिखकर आ सकते हो, राइट. क्वेश्चन नंबर 12, राइट स्टेप्स टू यूज कंसोलिडेटिंग डेटा इन ओपन ऑफिस कैल्क. ओपन ऑफिस कैल्क मतलब एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. इसमें आप डेटा कंसोलिडेशन ऑपरेशन ऑप्शन को कैसे यूज करते हो, डेटा कंसोलिडेशन को कैसे यूज किया जाता है वो पूछा है यहाँ पर. उसके स्टेप्स क्या होंगे. सो प्रिपेयर योर वर्कशीट फॉर डेटा कंसोलिडेशन आर एस फॉलो. क्लिक करना है आपको डेटा टूल पर. डेटा टूल पर क्लिक करने के बाद डेटा ऑप्शन आपको मिल जाएगा टूल्स में से, उस पर क्लिक करना, कंसोलिडेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. दिस डायलॉग बॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक एमएस एक्सेल, जैसे एमएस एक्सेल में होता है वैसे ही दिखता है. सिलेक्ट योर डिजायर्ड फंक्शन एंड ऐड रेफरेंसेस टू द सेल्स बाय सिलेक्टिंग रेंजेस. यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन सिलेक्ट कर लेना है, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, जिसका भी आपको यूज करना है. रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी रेंज ऑफ सेल्स को आपको फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करवाना है. क्लिक इन मोर बटन टू ऐड रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स और टू लाइक लिंक सोर्स डेटा, ठीक है. देन
ये स्टेप्स हो गए आपकी डेटा कंसोलिडेट की, मतलब आप यहाँ मल्टीपल रेफरेंसेस के थ्रू डेटा को कंसोलिडेट कर पाओगे। डेटा कंसोलिडेशन का मतलब यही हुआ कि आप मल्टीपल सेल्स के थ्रू या मल्टीपल शीट्स के थ्रू डेटा को एक जगह पर कंसोलिडेट कर पा रहे हो, इसमें आप फंक्शंस को लगा पा रहे हो, मतलब डेटा को आप एनालाइज कर पा रहे हो। ये हमने प्रैक्टिकल के साथ देखा है, तो यही स्टेप्स आपको लिखकर आनी है, राइट। समझ में आ गया। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखना है। सेम क्वेश्चन आपसे डिटेल में भी पूछा जाएगा यदि 4 मार्क्स में, तब आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स? कमेंट्स आप कैसे ऐड करते हो? हाउ कैन वी ऐड कमेंट टू द चेंजेस मोड? ओके, चेंजेस, जब आप चेंजेस करते हो तो उस टाइम पे भी आप कमेंट ऐड कर सकते हो। ये हमने देखा है कि जब आपकी जो वर्कशीट होती है यदि वो मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर हो रही होती है, तो किसी यूजर ने कुछ चेंजेस किया तो वहां पे उसने कुछ कमेंट ऐड कर दिया, राइट। तो इस टाइम पे यदि आपको चेंजेस देखना है या एडिंग करना है कमेंट की, तो कैसे कर सकते हैं हम? सो रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर कमेंट को ऐड करते हैं। सो टू ऐड अ कमेंट, जो ऑप्शंस होंगे, जो स्टेप्स होगी, वो ये होगी, मेक द चेंज टू द स्प्रेडशीट। जिस भी रो में, जिस भी कॉलम में आपको चेंज करना है, किसी सेल में वो चेंजेस किया, फिर सिलेक्ट द सेल विद द चेंज, चेंज के साथ उस सेल को सिलेक्ट किया, एडिट को सिलेक्ट किया, उसमें चेंजेस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उसमें आपने कमेंट सिलेक्ट किया। एडिट मेन्यू दिखता है, उसमें चेंजेस सिलेक्ट करना, उसमें एक सब मेन्यू दिखेगा कमेंट का, उस पर क्लिक कर लेना। द डायलॉग शोन बिलो, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा चेंजेस वाला। Then automatically added comment provided by calc appears in the title bar of this dialog box and cannot be edited। ठीक है, टाइप योर ओन कमेंट एंड क्लिक ओके। ऑटोमेटिकली भी दिखेगा, आप या तो उसमें चेंजेस कर दो, जैसे ही आपने कमेंट अपना टाइप किया देन ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, और क्या होगा, इससे कमेंट ऐड हो जाएगा। क्लियर। नाउ 14th, अभी देखो मैं आपको बता दूं डेटा कंसोलिडेशन और अपना ये कमेंट कैसे ऐड करना है, शेयर कैसे करना है वर्कशीट को, सॉल्वर कैसे यूज करना है, व्हाट इफ, गोल सेक, इनका सिनारियोज वगैरह कैसे क्रिएट करना है, इन सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है एक्सेल के। ये सभी एक्सेल के एडवांस फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, और यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किए हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, राइट, इन्हें डिटेल में। यदि यहाँ समझाने बैठूंगी मैं तो कहीं ना कहीं अपना सैंपल पेपर डिले हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, राइट। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? 2 पर्पस आपको बताना है, ठीक है। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाते हो डेटा के बीच में, तो यहाँ पे आप 2 पर्टिकुलर स्प्रेडशीट्स को या 2 पर्टिकुलर टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। सो इन बेस, यहाँ पे हम बात कर लें MS एक्सेस की या ओपन ऑफिस बेस की, डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के डेटा को आप लिंक कर सकते हो उनकी प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग। अब ये तो क्लियर है ना, प्राइमरी की फॉरेन की, किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यदि आप यूज करते हो तो वो एज ए फॉरेन की एक्सेस होती है, और इन्हीं 2 कॉलम की मदद से आप टेबल को एसोसिएट कर सकते हो, रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करवा सकते हो। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से रिकॉर्ड कैन बी एडेड टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। दूसरा, the values can be modified in a primary if any dependent records are present in the associated table. Deleting records from a primary key table if there is any matching related records available in associated table. मतलब आप जो भी एक टेबल में चेंजेस करोगे, आप एक टेबल में डेटा रिकॉर्ड करते हो, डिलीट करते हो, अपडेट करते हो, वो दूसरे टेबल में भी अफेक्ट करता है। ओके, यही इसके बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट सम फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स के क्या फीचर्स होते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर मतलब IM सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, ये सब क्या है? IM सॉफ्टवेयर्स ही हैं, इनके फीचर्स बताने हैं। सो दीज सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर 1-to-1 और ग्रुप कन्वर्सेशन। आप इनमें इंडिविजुअल भी चैट कर सकते हो, ग्रुप के अकॉर्डिंग भी चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। एक रियल टाइम में आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी मिलती है। दे ऑफर चैट रूम्स, यहाँ पे आप चैट रूम्स भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप मल्टीपल पीपल के साथ एक सेम टाइम में चैट कर सकते हो। Files can easily be transferred to any account in this by simply dragging and dropping the chat window. Chat window पे सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके आप फाइल को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैसेजेस कैन बी रिप्लाइड, आप इजीली रिप्लाई कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो एक सिंगल पीपल से होल ग्रुप में मैसेजेस को। दे ऑल आर दी स्पेशल फीचर्स ऑफ IM सॉफ्टवेयर्स। 16th क्वेश्चन, अभी आपका सेक्शन बी के जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे ना 11 से 16, जिनमें आपको कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वो है ये, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम 16, 17 से 21 फिर आपका एक अलग पार्ट बन जाने वाला है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर देयर? कितने टाइप के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके नाम आपको बताना है, उनके बारे में आपको लिखना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड में क्या डिफरेंस है? व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले
व्हाट्सएप को आप फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करते थे और तभी एक्सेस कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या, आजकल आप व्हाट्सएप को इंटरनेट पर, इसका एक ऐप होता है, ठीक है, बारकोड को स्कैन करते हो और वेब पर भी, ऑनलाइन इंटरनेट पर भी आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। ऑनलाइन भी कर सकते हो ना, देखा है ना आपने, आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर लेते हो, है ना, वेबसाइट के साथ, और आप अपना व्हाट्सएप को सिस्टम पर भी एक्सेस कर लेते हो। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया आपका वेब बेस्ड का भी और एप्लीकेशन बेस्ड का भी। प्ले स्टोर में जितने भी आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, है ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। यदि उन्हीं को आप एज ए ऑफिशियल वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेस कर लेते हो तो वो वेब बेस्ड कहलाते हैं। तो दो टाइप के IM सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब बेस्ड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर एंड इंस्टेंट मैसेंजर्स दैट आर एक्सेस्ड विया वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, वेब ब्राउजर के थ्रू आप वेबसाइट्स के फॉर्मेट में जिन्हें एक्सेस करते हो। देयर इज नो नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर सिस्टम। आपको यहाँ पे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती अपने मोबाइल में, ना ही कंप्यूटर सिस्टम में, राइट। फॉर यूजिंग दैम वी कैन यूज मैसेंजर इन अ वेब ब्राउजर, आप ब्राउजर पर ही इन्हीं मैसेंजर्स को यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड मैसेंजर सॉफ्टवेयर, they are the messengers that are downloaded and installed to a user computer। जिसे आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। Many of such application based instant messengers are available for free on the internet and can easily be downloaded and installed on a computer। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की बात कर लें तो मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट भी है magnetbrains.com, तो वो एक वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेज, मतलब इंस्टेंट मैसेज तो नहीं बोल सकते हम, आपको एक वेबसाइट भी मिलती है, वहां से भी आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो एक एप्लीकेशन भी आपको वहां मिल जाता है। जैसे व्हाट्सएप का दिया, ऐसे फेसबुक भी है, ये सब क्या है आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड दोनों हैं। अब यहाँ पे हमने इनके एग्जांपल्स भी देखे हैं, राइट स्टूडेंट्स, इसे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। नाउ 17th क्वेश्चन, अब यहाँ से देखो 17, 18, 19, 20, 21। अब जो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात तो वो होंगे आपके 4 मार्क्स के, बेस्ड होंगे पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर, और यहाँ पे अगेन आपको चॉइस मिलेगी, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस करना है, 50 से 80 वर्ड लिमिट में लिखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब इन क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स सपोर्टेड बाय openoffice.org। openoffice.org, ओपन ऑफिस राइटर के थ्रू जो स्टाइल्स आपको मिलती हैं वो कितने टाइप की स्टाइल्स होती हैं। openoffice.org supports the following types of styles: पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स, ठीक है, फ्रेम स्टाइल्स, नंबरिंग स्टाइल्स, सेल स्टाइल्स, ग्राफिक स्टाइल्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स। इतने टाइप के स्टाइल्स आपको मिलती है जब आप स्टाइल फॉर्मेटिंग का यूज करते हो वर्ड में भी, तो वर्ड या ओपन ऑफिस जिसमें भी यूज करो आपको इतने टाइप की स्टाइल्स मिलेगी। स्टाइल्स क्या होता है, आपको बने बनाए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, बस आप उसको क्लिक करो और अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करो जो भी टेक्स्ट है, तो कंसिस्टेंट वे में आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कोई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है, आपका टाइम भी बच जाता है ना, बहुत हेल्प करती है स्टाइल्स। तो पेज पे यदि कोई स्टाइल अप्लाई करते हो तो पेज की मार्जिन सेट कर सकते हो, हेडर सेट कर सकते हो, फूटर सेट कर सकते हो, पेज का बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब आप सेट कर सकते हो। यदि कैल्क की बात कर लें हम, एक्सेल वगैरह की, तो पेज स्टाइल्स आल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग शीट्स आल्सो। पैराग्राफ स्टाइल की बात करें तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जब आप एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखते हो तो उस पर भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब्स, स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आल्सो। कैरेक्टर स्टाइल्स अफेक्ट करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट पर, यदि आपने कुछ लाइन में कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो उस पर आप कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। विद ये पैराग्राफ के अंदर भी हो सकती है, इसमें आप फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट ये सेट करवा सकते हो, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती है इन स्टाइल्स में। फ्रेम स्टाइल्स, दे आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। ग्राफिक या पिक्चर वगैरह कुछ ऐड करते हो आप तो उससे रिलेटेड भी आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं जिसमें रैपिंग, टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड, कॉलम्स वगैरह सारी चीज मिलती है। नंबरिंग स्टाइल की बात कर लें तो दे अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट हम क्रिएट करते हैं तो उन पर भी आप स्टाइल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड यूज कर सकते हो नंबरिंग स्टाइल का यूज करके। सेल स्टाइल्स में इंक्लूड्स फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, है ना, जो अभी हमने देखा पैराग्राफ वगैरह में, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। करेंसी, डेट, नंबर, सेल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपको सेल स्टाइल्स में बनी बनाई मिल जाती है, बस आपको स्टाइल सिलेक्ट करना होता है। ग्राफिक स्टाइल्स मतलब कोई भी इमेज या कोई ड्राइंग है, कोई प्रेजेंटेशन है जिसमें कुछ लाइन, एरिया, शेडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशंस, एट्रीब्यूट्स, अदर एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें आपको फॉर्मेटेड वे में मिल जाती है ग्राफिक स्टाइल्स को यदि आप सिलेक्ट करते हो तो। लास्ट इज प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, टैब्स। अलाइनमेंट, टैब्स, इंडेंट, स्पेसिंग, ये सारी चीजें आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल्स में इंक्लूडेड मिलती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स, राइट। अब ये लार्ज लॉन्ग आंसर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, तो आपको सब चीजें डिटेल में समझा के आनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट ऑल द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग सिनारियोज।
सिनारियोज क्रिएट करने के लिए आपको स्टेप्स लिखनी है. सो टू क्रिएट अ सिनारियो, select all the cells that provide the data for the scenario. ये हमने देखा था MS Excel में, या आप ओपन ऑफिस कैल्क का भी यूज कर सकते हो सिनारियोज को क्रिएट करने के लिए. तो क्या स्टेप्स फॉलो की थी? सिलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द वैल्यूज दैट विल चेंज बिटवीन सिनारियोज. उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जो आपको चेंज करना है सिनारियोज के अकॉर्डिंग. टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच सेल. यदि आपको मल्टीपल सेल सिलेक्ट करनी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल की मदद से, राइट, या फिर आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो. फिर आपको टूल्स ऑप्शन पे जाना है और वहां से आपको सिनारियोज को सिलेक्ट कर लेना है. सिनारियोज, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, डेटा कंसोलिडेशन, सॉल्वर वगैरह, ये सब आपको टूल्स में मिल जाते हैं. ओके, फिर ऑन द क्रिएट सिनारियो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एक. देन एंटर अ नेम फॉर न्यू सिनारियो. जो सिनारियो आपको क्रिएट करना है उसका नाम दे देना है. इट्स बेस्ट टू यूज अ नेम दैट क्लियरली आइडेंटिफाइज द सिनारियो, नॉट द डिफॉल्ट नेम इज शोन इन द इलस्ट्रेशंस. This name is displayed in the navigator and onto the title bar of the scenario on the sheet itself. Optionally add some information to the comment box. वहां पे आपको एक कमेंट बॉक्स भी दिखेगा, उसमें आप कुछ कमेंट भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है. फॉर एग्जाम्पल, shows the default comment. This information displayed in the navigator when you click the scenario icon and select the desired scenario. जब आप scenario icon पे क्लिक करोगे तो आपको ये कमेंट दिखेगा, राइट. Optionally select or deselect the options in the settings section. See below for more information about these options. Click OK to close the dialog box. The new scenario is automatically activated. कुल मिला के यहाँ पे टूल्स में जाओगे, सिनारियोज पे क्लिक करोगे तो जो मल्टीपल सेल्स आपने सिलेक्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग एक सिनारियो क्रिएट हो जाएगा. यदि उससे रिलेटेड कोई कमेंट एक्शन ऐड करना है तो आप वो कमेंट भी ऐड कर सकते हो, वो ऑप्शनल होता है. लास्ट में आप जब ओके पे क्लिक करोगे तो वो सिनारियो कंप्लीट हो जाने वाला है, फिर उसे आप एक्सेस कर सकते हो, राइट. ये भी हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है. नाउ क्वेश्चन 19. State the difference between flat file based database management systems and hierarchical database management systems along with the help of examples. फ्लैट फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. अभी हमने जो प्रीवियस यदि सैम्पल पेपर्स भी आपने देखे होंगे तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था. हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, फ्लैट फाइल बेस्ड क्या होता है. सो ये डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल्स हैं, इनमें डिफरेंस का क्वेश्चन बन जाता है आराम से, ठीक है. सो फ्लैट फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो नोन एज फ्लैट मॉडल्स आर द सिंपलेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. There's a store information in flat files having rows and columns to store data. यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए रोज और कॉलम्स होता है जिनमें एक फाइल होती है बेसिकली, ठीक है. तो रो कॉलम में ही आप डेटा को स्टोर करते हो. फ्लैट फाइल के नाम से हम उसे जानते हैं. दे कैन नॉट बी लिंक्ड टू ईच अदर, और ये आपस में एक दूसरे के साथ में लिंक नहीं होता है. जैसे रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स लिंक हो जाती है ना, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग, ये लिंक नहीं होती है. दस डेटा कैन नॉट बी व्यूड फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स. तो मल्टीपल फाइल्स में आप डेटा को सेम टाइम पे देख नहीं सकते हो. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे MS Excel मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो MS Excel में जो आप शीट्स बनाते हो, है ना, वो बेसिकली लिंकिंग तो नहीं कर सकते ना आप, तो वही बेसिकली यहाँ पर आपका फ्लैट फाइल का एग्जांपल होता है. यदि हायरार्किकल पे आ जाओ आप तो ये पेरेंट चाइल्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस स्टोर द डेटा आइटम्स अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा आइटम्स सच एज बुक विद द इंफॉर्मेशन, चैप्टर्स एंड वर्सेस. This can also be used to store databases of songs, recipes, models of phones, anything that can be stored in nested format. An XML document, जो XML document होता है, HTML का जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वो हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल होता है, राइट. समझ में आ गया. यहाँ पर इस तरीके से डेटा अरेंज होता है, पेरेंट नोड होती है, फिर चाइल्ड नोड होती है, ठीक है. इस तरीके से यहाँ डेटा स्टोर किया जाता है. ओके. Now 20th question. Distinguish between a record and a field in a table with example. एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है रिकॉर्ड और फील्ड क्या होता है. रिकॉर्ड को हम टपल के नाम से जानते हैं, फील्ड को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं. सो टेबल में रो और कॉलम में डेटा स्टोर होता है, तो ये वही रो और कॉलम की बात यहाँ हो रही है जिसमें आपको डिफरेंस लिखना है. सो रिकॉर्ड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ थिंग और अ पर्सन, ठीक है. फील्ड, इट इज एन एरिया विद इन द रिकॉर्ड रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एक स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में दो फील्ड्स हैं, नेम और क्लास, ठीक है. तो एक स्टूडेंट है जो क्लास बी में पढ़ता है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो क्लास सी में पढ़ता है, ठीक है. तो मैंने बताया यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ, ये फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया जो क्लास बी में पढ़ रहा है, ये सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो क्लास सी में पढ़ रहा है. तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी पर्सन की, किसी थिंग से रिलेटेड. और यदि हम एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि नेम क्लास में आपको एक नेम मिलेगा, एक पर्टिकुलर रोल नंबर मिलेगा, 1 या ABC टाइप. समझ में आया. A record refers to a row in a table and a field refers to a column in a table. Record को हम tuple के नाम से जानते हैं, field को हम attribute के नाम से जानते हैं. Example, if employee is a table, then entire information of an employee is called a record. If employee is a table, then employee ID, employee name, department, salary are the fields or the attributes of employee table. अच्छे से समझ में आ गया example? Okay.
21st question, which is last question of this sample paper. Define blog and blogging. Also write some points which you should remember while writing a blog. ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉग मतलब कि आप एक अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, आप एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करते हो जिसमें आप अपनी डेली रूटीन या फिर हम बात करें जो आपकी इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते हो, है ना? सो जो भी पीपल्स होते हैं वो आपके ब्लॉग को देखते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, राइट? और जो पर्सन ये काम कर रहा होता है, जो इस तरीके से ब्लॉग लिख रहा होता है, उस प्रोसेस को बेसिकली ब्लॉगिंग कहते हैं और उस पर्सन को ब्लॉगर कहते हैं, right? So blog क्या हुआ? A website in which articles are posted regularly and displayed on reverse sequential order is known as blog. ठीक है? रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब आपने जो कल लिखे हुए थे ब्लॉग्स वो आपको नीचे दिखते हैं, जो आज लिखते हो, जो लिखते जाते हो, जो लेटेस्ट होते हैं वो आपको टॉप पर दिखते हैं. ब्लॉगिंग ऑथरिंग, मेंटेनिंग और एडिंग एन आर्टिकल, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को मेंटेन करना, ठीक है, उसको ऐड करना एग्जिस्टिंग ब्लॉग को, वो कहलाता है आपकी ब्लॉगिंग. सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच वी शुड रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ ब्लॉग आर एज फॉलो. फर्स्ट, द ब्लॉग शुड बी रिटन इन ल्यूसिड लैंग्वेज. दूसरा, सिलेक्ट एंड एंगेजिंग इन करंट टॉपिक. ल्यूसिड लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखो जो सबको समझ आ सके, किसी को हर्ट ना करे. दूसरी चीज, एंगेजिंग और करंट टॉपिक को रखो आप, है ना, ताकि लोग उसे समझे, ठीक है. और टाइटल भी अच्छा इंटरेस्टिंग होना चाहिए. अ प्रोमिनेंट हेडलाइन एंड एंटरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट इज की टू अट्रैक्ट दी पीपल, राइट? नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस. जो भी टारगेट ऑडियंस है उन्हें समझो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्या कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो. मेक श्योर द ब्लॉग इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखा हो. बिफोर पोस्टिंग द ब्लॉग, एडिट, प्रूफेंड द पोस्ट एंड फिक्स ऑल द फॉर्मेटिंग इश्यूज. पोस्ट करने के पहले ब्लॉग को देखो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेटेड है, कोई स्पेलिंग एरर वगैरह तो नहीं है. यूज सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एक्सेट्रा टू मेक द ब्लॉग्स पॉपुलर. अपने ब्लॉग्स को पॉपुलर करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, है ना. दिस मेथड ऑफ मार्केटिंग ऑफर्स अ ह्यूज पोटेंशियल. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ब्लॉग्स के एडवांटेजेस यहाँ लिखने थे जो हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, राइट? नाउ यहाँ पे फिनिश हुआ आपका पूरा सैम्पल पेपर नंबर 3, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से समझा है और आपको ये अब आइडिया लग गया होगा कि पेपर किस तरीके का आने वाला है और कैसे क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं, राइट? अब इनसे रिलेटेड मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट? और सीबीएसई का सैम्पल पेपर, ऑफिशियल वीडियोस जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, सब चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ यदि आपको चाहिए तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के थ्रू या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K-12 बल्कि सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ. और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है. मतलब कि यदि आप इन सैम्पल पेपर्स को बुक्स ई बुक्स के फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हो अदर देन वीडियोस, या किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है. डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना. जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स उसको कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.